डिस्कस द प्रोविजन फॉर रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर्स। कब ऑडिटर फ्रॉड का रिपोर्टिंग करता है? सबसे पहला चीज, फ्रॉड कर कौन रहा है और कब कर रहा है, याद रखिएगा। तो जब ऑडिटर किसी कंपनी का ऑडिट करता है, उसको लगता है कंपनी का एम्प्लॉय और ऑफिसर फ्रॉड कर रहा है, ऑफिसर मतलब डायरेक्टर। यदि कंपनी का कोई एम्प्लॉय और ऑफिसर फ्रॉड कर रहा है या ऑडिटर को रीजन टू बिलीव है, तब उस वो फ्रॉड का रिपोर्टिंग करेगा। ठीक है। अब देखिए, यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से नीचे है या फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ और उससे ज्यादा है, 2 पॉइंट जनरेट होता है। पहला पॉइंट, फ्रॉड कौन कर रहा है? कंपनी का एम्प्लॉय और ऑफिसर, तभी ये रिपोर्टिंग आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से नीचे है या 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से नीचे होगा तो सिर्फ ऑडिटर किसको रिपोर्टिंग करेगा, किसको बताएगा? कंपनी का बोर्ड या ऑडिट कमेटी। यदि कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी को बता देगा, या कंपनी में बोर्ड है तो बोर्ड को बता देगा। दोनों में से एक को बता देगा, उसका काम खत्म। यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से नीचे है, बट यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ उससे ज्यादा है, तब ऑडिटर को किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? ऑडिट कमेटी या बोर्ड को सबसे पहला रिपोर्टिंग। दूसरा रिपोर्टिंग, ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। किस फॉर्म में करेगा? एडीटी 4 में, याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑडिटर किस फॉर्म में रिपोर्टिंग करेगा? फॉर्म एडीटी 4। तो सर हमको समझ में आ गया सिंपल सा भाषा में, यदि कंपनी का कोई एम्प्लॉय और ऑफिसर फ्रॉड कर रहा है तो ऑडिटर, यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से नीचे है, कंपनी का ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बता के छोड़ देगा, काम खत्म। और सारा चीज डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज होगा, यही याद रखिएगा। और यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिटर का जिम्मेदारी ऑडिट कमेटी को बताओ या बोर्ड को बताओ, दोनों में से एक जन को बता दिया, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करेगा यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा होगा या 1 करोड़ होगा। फॉर्म एडिटिव फॉर्म में रिपोर्ट करेगा। अब देखिए क्या क्या चीज आता है रिपोर्टिंग में, क्या चीज कवर होता है। देखिए रिपोर्टिंग में बेसिकली नेचर ऑफ द फ्रॉड, क्या किस नेचर का फ्रॉड है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और कौन कौन सा पार्टी इन्वॉल्व है, ये तीन चीज का रिपोर्टिंग होता है। नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट ऑफ द फ्रॉड एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, प्रोहिबिटेड सर्विस बाय ऑडिटर्स। क्या क्या सर्विस ऑडिटर नहीं दे सकता, प्रोहिबिटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑडिटर्स क्या क्या सर्विस नहीं दे सकता, लॉजिकली सोचिएगा। अकाउंटिंग सर्विस और बुक कीपिंग सर्विस, या एंड बुक कीपिंग सर्विस। सिंपल सा अकाउंटिंग सर्विस याद रखिएगा। यदि ऑडिटर ही कंपनी का अकाउंट्स बनाएगा तो ऑडिट वो अपना खुद का अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करेगा ना, अपना खुद का गलती क्यों निकालेगा? तो सीधा सा बात है, ऑडिटर अकाउंटिंग की सर्विस नहीं दे सकता है। दूसरी एक्चुरियल सर्विस, 2A। पहला अकाउंटिंग सर्विस, एक्चुरियल सर्विस, क्योंकि एक्चुरियल के लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, अलग एग्जाम देना पड़ता है, उसकी सर्विस अलग होती है। तो सर ये समझ में आ गया, A फॉर अकाउंटिंग सर्विस, A फॉर एक्चुरियल सर्विस। 2A से ये सर्विस ऑडिटर नहीं दे सकता, प्रोहिबिटेड है। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा आई में तीन चीज बोला गया है। इंटरनल ऑडिट, क्योंकि स्टेचुअरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर अलग अलग होता है, तो इंटरनल ऑडिट का सर्विस भी नहीं दे सकता है, याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सर्विस भी नहीं दे सकता है। क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं दे सकता है, क्योंकि वो उसका बाद में ऑडिट करता है, याद रखिएगा। तो ऑडिटर इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता है क्लाइंट को। और एक है मैनेजमेंट सर्विस, एम से क्या है? मैनेजमेंट सर्विस और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। या देखिए मैनेजमेंट सर्विस हुआ या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस हुआ, ये ऑडिटर नहीं दे सकता है। तो सिंपल भाषा में आपको क्या समझ में आया? सर एक ऑडिटर कंपनी का अकाउंट्स नहीं बना सकता है, ठीक है। दूसरा, कंपनी का इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता है। अब जनरल नॉलेज से पूछे तो एक नया पॉइंट और बताइए, स्टेचुअरी ऑडिटर कभी भी कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता है, तो कॉस्ट ऑडिट का सर्विस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय स्टेचुअरी ऑडिटर। सिक्रेटरियल ऑडिट, स्टेचुअरी ऑडिटर सिक्रेटरियल ऑडिट का काम नहीं कर सकता है, तो सिंपल सा है। तो सिंपल भाषा में सर समझ में आ गया, अकाउंटिंग सर्विस नहीं दे सकता ऑडिटर,
इंटरनल सर्विस, इंटरनल ऑडिट का सर्विस नहीं दे सकता है, इन्वेस्टमेंट का कोई सर्विस नहीं दे सकता है, मैनेजमेंट का कोई सर्विस ऑडिटर नहीं दे सकता। तो 4 पॉइंट याद रखना है, अकाउंटिंग का सर्विस नहीं दे सकता है, इंटरनल ऑडिट का सर्विस नहीं दे सकता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विस नहीं दे सकता है, और मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विस नहीं दे सकता। बाकी ये सारा पॉइंट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, सिंपल सा चीज है। फर्स्ट ऑडिटर्स का रेमुनरेशन बोर्ड, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग फिक्स करते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उसको अपॉइंट करते हैं। सिंपल सा चीज है। तो फर्स्ट ऑडिटर का रेमुनरेशन बोर्ड फिक्स करता है, वो अपॉइंट भी वही करेगा। याद रखिए, फर्स्ट ऑडिटर को यदि बोर्ड अपॉइंट करता है तो उसका रेमुनरेशन भी बोर्ड फिक्स कर सकता है। दूसरा बात, यदि फर्स्ट ऑडिटर को बोर्ड नहीं अपॉइंट करके शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा, तो ऑब्वियसली यदि शेयर होल्डर किसी किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका रेमुनरेशन भी शेयर होल्डर लोग फिक्स करेंगे। सिंपल सा चीज है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, उसको कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर मेंबर लोग। तो उसका रेमुनरेशन कौन फिक्स करेंगे? कंपनी के मेंबर्स लोग। सिंपल सा चीज है, जो अपॉइंट किया वो रेमुनरेशन फिक्स कर रहा। सिंपल सा चीज था। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, इसका सिंपल सा भाषा में है, मतलब समझिए आगे। रोटेशन ऑफ ऑडिटर मतलब एक ऑडिटर कंटिन्यू कितना दिन काम कर सकता है, उसके बाद उसको रोटेट करना पड़ेगा, मतलब उसकी जगह दूसरा ऑडिटर को रखना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। मतलब फिर कुछ दिन का कूलिंग पीरियड के बाद फिर उसको फर्दर अपॉइंट कर लिया जाएगा। मतलब सिंपल सा भाषा में समझ लीजिए कि एक ऑडिटर मैक्सिमम कितना काम कर सकता है। ठीक है, आगे प्रोविजन पढ़ेंगे तो और कुछ समझ में आएगा। तो आगे रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस कंपनी पे एप्लीकेबल है, आगे समझिए, फिर एग्जांपल देंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। बोलता है लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को अपना ऑडिटर को रेगुलरली रोटेट करना पड़ेगा। मतलब एक ऑडिटर से हमेशा वो ऑडिट नहीं करा सकता है, कुछ टाइम के बाद दूसरा ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, नहीं तो अपने घर का आदमी को कीजिए, कंपनी में जितना मन चाहे उतना फ्रॉड कीजिए। इसीलिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट लाया गवर्नमेंट ने, कि फ्रॉड को कम कर सके। तो लिस्टेड कंपनी के ऊपर हमेशा हर प्रोविजन अप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा, लिस्टेड कंपनी। दूसरा बोलता है पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, मतलब वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है। प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल कितना है? 50 करोड़ और मोर। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये समझ में आया सर कि प्राइवेट कंपनी का यदि कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, लेकिन पब्लिक कंपनी के समय कैपिटल कितना है? 10 करोड़ और उससे ज्यादा है। और कोई भी कंपनी यदि लोन 50 करोड़ उससे ज्यादा लेगा तो उस कंपनी के ऊपर भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन लग जाएगा। समझ में आ गया? मतलब यह सारी कंपनी को ऑडिटर को रेगुलर बेसिस में रोटेट करना पड़ेगा। अब रोटेशन का टर्म को देखिए। बोलता है इंडिविजुअल ऑडिटर, यदि कोई सोल प्रोप्राइटर ऑडिटर है, सोल प्रोप्राइटर ऑडिटर फॉर्म, एक अकेला ऑडिटर मैक्सिमम 5 साल तक कंटिन्यू काम कर सकता है। 5 साल बाद कंपनी को रोटेट करना पड़ेगा, मतलब उसकी जगह दूसरा ऑडिटर को रखना पड़ेगा। फॉर्म फॉर्म रहा तो 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर, मतलब सर 10 साल तक, 5 × 2, मतलब एक फॉर्म कंटिन्यू 2 टर्म तक काम कर सकता है। फॉर्म मतलब फॉर्म में एलएलपी इंक्लूड है, मतलब 4-5 पार्टनर मिलके एक फॉर्म बनाए, उस फॉर्म को 10 साल तक कंटिन्यू हम लोग ऑडिटर रख सकते हैं। 10 साल बाद उसको चेंज करना पड़ेगा। और कूलिंग पीरियड मतलब उतना पीरियड के बाद वो फिर से अगेन रीअपॉइंट हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये समझ में आ गया सर, ये सब सारी कंपनी जिसके ऊपर ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन अप्लीकेबल है। कोई इंडिविजुअल ऑडिटर रहा तो मैक्सिमम 5 साल तक काम करेगा, उसके बाद अपने को नया ऑडिटर लाना पड़ेगा। फर्म के केस में 2 टर्म तक काम करेगा, मतलब 10 साल तक काम करेगा, 10 साल के बाद नया ऑडिटर लाना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा प्रोविजन समझ में आएगा अभी इसको। बोलते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बोल के कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ है। हैज नॉट चेंज हिज ऑडिटर सिंस 10 ईयर्स। सोच लीजिए, प्रोविजन में मैंने 10 ईयर्स लिख दिया या 5-6 ईयर लिख दिया। कंपनी ने पिछला 10 साल से ऑडिटर को चेंज ही नहीं किया, मतलब रोटेशन ऑफ ऑडिटर कंपनी में लास्ट 10 ईयर में हुआ ही नहीं है।
तो कंपनी सही है या गलत है आपको बताना है। यस, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट डू दिस बिकॉज रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले अपने को जानना है कि ऑडिटर को रोटेट करना इस कंपनी पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो हम लोग याद है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, तो प्राइवेट कंपनी में हम लोग पढ़े हैं, यदि उसका कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा होगा तब रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पर कैपिटल सिर्फ 2 करोड़ है, तो अपने को समझ में आ गया कि इस कंपनी पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन किस पे अप्लीकेबल है, ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस है आपके लिए। ऑडिटर टू चेक ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। उसमें आपको सिर्फ ABCDEF याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। याद रखिए क्या है, देखिए ऑडिटर का जिम्मेदारी क्या है, ऑडिटर का ड्यूटी क्या है, वो देखना है अपने को। सबसे पहले देखेंगे एडवांसेस। बोलता है कंपनी ने यदि कोई लोन एंड एडवांसेस दिया है तो उसके अगेंस्ट प्रॉपर सिक्योरिटी लिया है क्या नहीं। बिना सिक्योरिटी के लोन दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस लोन पे प्रॉपरली इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है क्या नहीं। तो चेक करेगा ऑडिटर कि आपने जो कंपनी ने लोन एंड एडवांसेस किसी पार्टी को दिया है वो सिक्योर है क्या नहीं, उसके अगेंस्ट में प्रॉपर सिक्योरिटी ली गई है या नहीं, उस लोन पे प्रॉपरली इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है या नहीं, वो देखेगा। तो ए फॉर एडवांसेस, एडवांसेस मतलब लोन्स एंड एडवांसेस का बात हो रहा है। कंपनी ने एडवांसेस दिया है वो सिक्योर है या नहीं, और उस पर प्रॉपर इंटरेस्ट कंपनी चार्ज कर रहा है या नहीं, ये ऑडिटर चेक करेगा। दूसरा ऑडिटर का काम है बी, बी फॉर बुक एंट्री। कंपनी ने रॉन्ग एंट्री तो नहीं मार रहा है अकाउंटेंट, ऐसा नहीं है राम से पैसा आ रहा है और हरी के नाम पे मार रहा है, रेंट में पैसा दे रहा है और सैलरी को डेबिट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रॉन्ग एंट्री नहीं होना चाहिए, बुक एंट्री शुड बी प्रॉपर। तीसरा ऑडिटर का काम है कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखना। कंपनी यदि कोई इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा है तो जितना में खरीदे हैं उससे कम में नहीं बेच रहा है, मतलब 100 रुपया का सामान 90 रुपया में नहीं बेचना चाहिए। कंपनी का इन्वेस्टमेंट में ये चेक करेगा कि बिलो कॉस्ट कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बेचेगा। चौथा डिपॉजिट्स, ठीक है, यदि कंपनी कोई लोन दे रहा है वो डिपॉजिट के अंडर नहीं शो करना चाहिए, लोन के अंदर ही शो करना चाहिए। तो याद रखिएगा डिपॉजिट देगा तो डिपॉजिट के अंदर रहेगा, लोन देगा तो लोन के अंदर रहना चाहिए। डिपॉजिट के केस में कंपनी ये चेक करेगा। एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है और कंपनी के अकाउंट में खर्चा मार रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर का खर्चा उसी के बुक्स में जाना चाहिए, कंपनी के बुक्स में नहीं आना चाहिए। याद रखिएगा ABCDE, ई फॉर एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर। एफ मतलब फिनेंशियल पोजीशन, यदि कंपनी कोई शेयर इशू कर रहा है उसके रिगार्ड में कोई पैसा आ रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब देखिए इसको शॉर्टकट तरीका बताते हैं याद करने का, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सिंपल तरीका में याद रखिएगा, लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपरली सिक्योर होना चाहिए, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट सब कैसे याद रहेगा, पहला पॉइंट है लोन्स एंड एडवांसेस का, दूसरा है एंट्री, तीसरा है इन्वेस्टमेंट, चौथा है डिपॉजिट्स, पांचवा है एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स, छठा है फिनेंशियल पोजीशंस। याद रखिएगा बस। नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, राइट ऑफ द ऑडिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंड पावर ऑफ द ऑडिटर्स, राइट ऑफ द ऑडिटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिंपल भाषा में आप याद कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। देखिए ऑडिटर का काम क्या है, कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना हमको पता है, तो ये हमको समझ में आ गया कि कंपनी यदि कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिटर चेक करता है तो उसको एसेस करने का उसके पास राइट होगा, सिंपल सा है। बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने का राइट है ऑडिटर के पास। और यदि कंपनी का कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय से कोई इंफॉर्मेशन मांगेगा बुक्स ऑफ अकाउंट के रिगार्ड में तो कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय को देना चाहिए। तो दो सिंपल राइट यहाँ पर आपको समझ में आ गए। पहला क्या है, राइट टू चेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंपनी का लेजर, फिनेंशियल स्टेटमेंट, वाउचर एक्सेट्रा है। दूसरा है सीकिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम कंपनी एम्प्लॉय और ऑफिसर, कंपनी का एम्प्लॉय और ऑफिसर से उसको कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लगेगा एट द टाइम ऑफ ऑडिट तो वह मांग सकता है। तीसरा, ऑडिटर का राइट है नोटिस रिसीव करना एजीएम का, वो खुद भी एजीएम अटेंड कर सकता है या अपना कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी अटेंड करा सकता है। तो ऑडिटर का राइट है
मीटिंग का एजीएम का नोटिस को रिसीव करना और अटेंड करने का ऑडिटर का राइट है। याद रखिए, यदि कोई कंपनी मीटिंग होता है तो उसका राइट है ऑडिटर को रिसीव करने का नोटिस और उसको अटेंड करने का। सिंपल सा है। अब देखिए, ऑडिटर का राइट क्या है? ऑडिट रिपोर्ट साइन करने का, सिंपल सा चीज है। कंपनी का कोई भी मीटिंग होगा तो उसको अटेंड करने का उसका राइट है, सिंपल सा आ गया। और राइट टू रीड ऑडिट रिपोर्ट, यदि ऑडिट रिपोर्ट में वो एजीएम में पढ़ सकता है, सिंपल सा राइट, सिंपल सा चीज है। सिंपल सा दो तीन राइट क्या बोलेंगे, सिंपल भाषा में याद रखिएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिटर चेक कर सकता है। कोई इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट के रिगार्ड में रहा तो ऑडिटर मांग सकता है। एजीएम, एजीएम हुआ या ऑडिट कमेटी का कोई भी मीटिंग हुआ, उसका नोटिस को रिसीव कर सकता है, उसको अटेंड कर सकता है ऑडिटर्स। अपना ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने का उसका राइट है और ऑडिट रिपोर्ट को वह एजीएम में पढ़ेगा, उसका राइट है, याद रखें। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। सेक्शन 139 टू 146, माने ऑडिटर का जितना सेक्शन है उसके अंदर यदि कोई पनिशमेंट है, कॉन्ट्रावेंशन होता है, तो उसका पेनल्टी याद रखिएगा। कंपनी को 25,000 से 5 लाख का पेनल्टी लग सकता है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 10,000 से 1 लाख तक का पेनल्टी लग सकता है, सिंपल सा चीज। ठीक है, ये क्लास यहाँ ऑडिट की ये क्लास यहीं खत्म हुई। मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।